नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को आप सबके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और खासकर ऐसी धरोहरें जो धरोहरें हमारे इतिहास की भुला दी गई है, जिनका अगर सही समय पर जिनकी देखभाल नहीं की गई, उनका संरक्षण नहीं किया गया, तो वो शायद धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसी ही एक धरोहर की तलाश में हम लोग आए हैं चंपावत जिले के ही एक लोहाघाट नामक एक बहुत खूबसूरत शहर में, जो चंपावत से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लोहाघाट से महज 6 किलोमीटर दूर कर्णकरैत गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत सुंदर, एक बहुत मजबूत एक किले में इस समय हम लोग मौजूद है, जिस किले का नाम है बाणासुर का किला। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है वो बाणासुर का किला, एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर हमारे उत्तराखंड की, हमारे भारतवर्ष की, हमारे कुमाऊं की और खासकर इस जनपद की, इस क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर, एक पौराणिक कैरेक्टर जिसका हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में जिक्र है। बाणासुर उसका यह क्षेत्र था, उसकी राजधानी थी। यहीं पर पड़ोस में एक गांव है सुई, जिसको धर्म ग्रंथों में या पुराने जितने भी ऐतिहासिक किताबें हैं उनमें उसको शोणितपुर के नाम से भी पुकारा गया है। ये क्षेत्र बाणासुर का था, शोणितपुर उसकी राजधानी थी। यहाँ पर उसने अपना एक किला बनाया, जिसको बाद में चंद राजाओं के द्वारा उसको डेवलप किया गया और बाद में गोरखाओं के कब्जे में वो रहा। और उसके बाद अंग्रेजों ने भी कुछ समय तक यहाँ से अपनी रणनीतिक गतिविधियों को संचालित किया। तो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे स्थापत्य की विशेषताएं और उसके साथ साथ बहुत सारी दिलचस्प चीजों का संग्रह है ये बाणासुर का किला। तो आइए इसको हम करीब से देखते हैं बाणासुर कौन था, इस जगह का नाम लोहाघाट कैसे पड़ा, यहाँ की नदी जो है लोहावती उसका नाम कैसे पड़ा, और उसके साथ साथ इसके स्थापत्य को हम लोग देखते हैं। और उसके बाद जो है ऐसी कौन कौन सी एक सुदृढ़ किले की जो निशानी होती है जो इस किले में मौजूद है, उसको हम सब लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका इस बाणासुर के किले में। आप देखें तो पूर्व में इसके लोहावती नदी है, जो इस शहर की, इस क्षेत्र की पहचान है। और उसके बाद जो इसके पश्चिम का क्षेत्र है, वहां पे सलना नामक इलाका है, एरिया है। और उसके बाद दक्षिण का जो क्षेत्र है किले का, वहां पे गने की गाड़ है। तो इन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से ये घिरा हुआ है। और बाणासुर, जैसे कि मैंने बताया कि एक कैरेक्टर है, एक असुर था और इस क्षेत्र में काफी इंपोर्टेंस है उसकी। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण चीज बाणासुर के बारे में है कि शिव का एक अनन्य भक्त था और अपनी तपस्या से, अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे मन वांछित वरदान पाया। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस क्षेत्र से संबंधित है, जो यहाँ के लोगों में, यहाँ की जनश्रुति में प्रचलित है, यहाँ की किताबों में है, वो ये है कि बाणासुर, उसकी जो बेटी थी उसका नाम उषा था और उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा। तो उषा, ये वही उषा है जिसके नाम पर उत्तराखंड में गढ़वाल में भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका नाम है ऊखी मठ। तो बाणासुर का क्षेत्र हिमालय से संबंधित जितने भी पर्वतीय प्रदेश है, चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वह उत्तराखंड हो, वो माना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बाणासुर का क्षेत्र था। और बाणासुर की पुत्री उषा, वो श्री कृष्ण के पौत्र यानी कि प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के प्रति मोहित हो गई थी, सम्मोहित हो गई थी और मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। तो उसकी सहेली जो चित्रलेखा है, वो किसी भी तरीके से इस क्षेत्र में अनिरुद्ध को ले आई और दोनों यहाँ पर रहने लगे। उसके पश्चात जब यह सूचना बाणासुर को मिली तो वो क्रोधित हो उठा और उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। और बाद में जब श्री कृष्ण और उनके परिवार के लोग परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते कि अनिरुद्ध कहाँ गया, तब जब उनको यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ पर इस जगह बाणासुर ने उसे कैद कर रखा है, तो श्री कृष्ण अपनी एक विशाल सेना के साथ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बाणासुर और श्री कृष्ण की सेना के मध्य एक भीषण संग्राम होता है। और वो संग्राम इतना भयावह था, इतना भयंकर था कि स्वयं उस संग्राम में बाणासुर के प्राणों को बचाने के लिए महादेव को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। और उसके बाद महादेव के प्रयास से ही दोनों के मध्य सुलह होती है और उसके पश्चात अनिरुद्ध और उषा का विवाह होता है।
और यहाँ के लोगों में मान्यता है, यहाँ के लोगों का कहना है कि उस युद्ध में जो रक्तपात हुआ, जो बाणासुर की भुजाओं से रक्त की धारा प्रवाहित हुई, उसी से यह क्षेत्र लाल हो गया और जो नदी बही वो नदी लोहावती नदी कहलाई, जो कि लहू से निकली थी। तो उसी के बाद धीरे धीरे ये क्षेत्र भी लोहा घाट के नाम से फेमस हुआ। तो ये जो कहानी है, जो ये दास्तान है, जो ये वाकया है, ये यहाँ के लोगों में आमतौर पर प्रचलित है और यहाँ की जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो पौराणिक ग्रंथ हो, उन सब में इसी कहानी का जिक्र है। तो ये थी बाणासुर की कहानी। अब इसके बाद हम देखते हैं इस दुर्ग की, इस किले की क्या स्थापत्य की विशेषताएं हैं, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो ये बताते हैं, जो जिसकी गवाही देते हैं कि ये एक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये किला था। तो दोस्तों, जैसा कि मनुस्मृति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि एक सुदृढ़ दुर्ग, एक सुदृढ़ किला कैसा होना चाहिए, वो इस प्रकार है कि एक शतम योधयति प्रकारस्थो धनुर्धरः शतम दश सहस्त्राणि तस्माद दुर्ग विधीयते तत् स्यात् आयुध संपन्नम धन्य धान्येन वाहने ब्राह्मणे शिल्पाभियंत्रैव सेनोनादकेन च। अर्थात एक सुदृढ़ दुर्ग इस प्रकार होना चाहिए जहां से एक धनुर्धारी सैनिक शत्रु के 100 और 100 सैनिक शत्रु के लगभग 1000 सैनिकों को मार सके। दुर्ग के अंदर अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, धन धान्य प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, जल होना चाहिए, वाहन रखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ईंधन होना चाहिए, उसके साथ साथ ब्राह्मण आदियों के करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित यहाँ पे प्रावधान होने चाहिए, शिल्पियों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, यंत्रकार होने चाहिए और इसके साथ साथ जितने भी अभेद्य अस्त्र शस्त्र है उनके परिरक्षण अनुरक्षण के लिए यहाँ पर स्थान होना चाहिए। तो ये तमाम जो विशेषता है, ये एक आदर्श दुर्ग की बताई गई है और ये सारी विशेषताएं लगभग हमको इस दुर्ग में देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं एक एक कर करके कि ऐसी कौन कौन सी विशेषता इस दुर्ग में अभी भी मौजूद है। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस किले में 2 द्वार है मुख्य रूप से, एक इसके उत्तर पश्चिम दिशा में है, एक उसके दूसरी तरफ है और अलग एंगल पे। तो आइए इस किले में एक बार प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ की महत्वपूर्ण चीजें। तो आप देख सकते हैं कि इस किले में प्रवेश करने के लिए ये बहुत सुंदर ये सीढ़ियां बनाई हुई है और इस किले की खास बात ये है, अगर आप देखेंगे जो इसकी दीवारें हैं इस किले की, ये बाहर से तिरछी है, ढलवा है और अंदर से एकदम सीधी रेखा में इन दीवारों को बनाया गया है। तो इस किले के भीतर हम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले जो चीज अपनी ओर आकर्षित करती है वो आप देख सकते हैं इस किले की दीवार में जो ये छिद्र बने हुए हैं। इन छिद्रों को अगर आप देखें गौर से तो ये छिद्र किसी भी महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से बनाए हुए किले की एक बहुत महत्वपूर्ण निशानी है। तो ये किले जिनको मोहरे भी बोला जाता है, अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोज से देखें तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके का इसका डिजाइन है। ये जो मोहर बनी है ये लगभग 77 के पास ये संख्या में है इस पूरे किले में और इन मोहरों का प्रयोग होता था शत्रुओं पर हमला करने के लिए। तो ये एक बहुत खास विशेषता है, इसीलिए पहाड़ी जितने भी दुर्ग होते हैं उनको जीतना इतना आसान नहीं था और ऊंचाई का फायदा उठाते हुए यहाँ से सैनिक बहुत ही आसानी से अपने शस्त्रों का प्रक्षेपण कर सकते थे और इस तरीके से उन्हें इस किले को अभेद्य रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। तो ये एक बहुत, ये जो जितने भी घनाकार ये डिजाइन है, ये मोहरे है, इस किले की एक बहुत ही खास बात है जो इस किले को अपने आप में एक बहुत स्पेशल बनाती है। तो बाणासुर के किले में जो 3 एंगल है, उन 3 एंगल में अलग अलग 3 बुर्ज बनाए हुए हैं। एक चबूतरे नुमा जो 2 वर्गाकार है और एक जो है वो पंचभुजाकार है। तो आइए एक बार उसको देखते हैं। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है, 3 अलग अलग एंगल पे कर्ण हम जिसको कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रवेश किया तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा। तो ये पंचभुजाकार और उसके दूसरी तरफ वहां पे वर्गाकार और अन्यत्र वहां पे भी एक जो ये बुर्ज बनाए हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाए हुए हैं और ये इस तरीके से बने हैं कि यहाँ से जो भी रास्ता है वो अंदर इस किले के जो भी भाग है, जो हिस्से है, जो आवासीय कक्ष है, जो प्रहरी का कक्ष है, जो दूसरे दरवाजे के समीप है, जो दूसरे प्रवेश द्वार के समीप है, वहां पर ये बनाए गए हैं और अंदर को ये सब को जोड़ता है। तो बाणासुर के किले के भीतर हम प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर
किस प्रकार के कक्ष बने हुए हैं और क्या क्या ऐसी स्थापत्य की आकृतियां बनी हुई है। तो सबसे पहले इस किले के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर 4 कक्ष है, 4 आवासीय कक्ष है और बीच में जलकुंड है। 2 कक्ष जलकुंड के उस तरफ है और 2 कक्ष यहाँ पर इस समय मैं खड़ा हूं। तो ये दोनों कक्ष ये आयताकार बनाए गए हैं और दोनों कक्ष दरवाजे के द्वारा एक दूसरे को जोड़ते हैं। ये सामने वो दरवाजा है जो 2 कक्ष जिससे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इधर आप देख सकते हैं ये खिड़कियों के लिए ये स्थान बनाया गया है। मजबूत पत्थरों से, यहाँ के स्थानीय पत्थरों से इन कक्षों का निर्माण किया गया है। और उसके बाद एक दरवाजा यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और इस दरवाजे के आगे ही एक ये बरामदा था किसी समय और ये 5 स्तंभ आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। और इस समय ये बहुत ही जर्जर स्थिति में है, अपने मौलिक स्वरूप में ये किला इस समय नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन 5 स्तंभों पर आधारित यहाँ पर एक बरामदा रहा होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये आवासीय कक्ष है जो जलकुंड के इस साइड है और 2 उस तरफ है। और उसके अलावा वहां पर एक प्रहरी का कक्ष भी बनाया गया है उस द्वार के समीप। तो आइए अब उसको देखते हैं। तो ये प्रथम 2 आवासीय कक्ष बाणासुर के जो एक विशाल आयताकार रूप में बने हुए हैं और बीच में पीछे के इस दरवाजे के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि अभी एक दुर्ग की खास बात बताई थी, एक आदर्श दुर्ग की, कि उसके पास एक पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आइए इस दुर्ग में जो महत्वपूर्ण जल कुंड है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये है उस किले का एक महत्वपूर्ण जल कुंड जिसका प्रयोग होता था इस किले में पानी से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। एक काफी गहरा ये जल कुंड है और इस समय इसको रेलिंग के द्वारा इसको सहेज के यहाँ पे बनाया गया है और लगभग 26 से 27 सोपान यानी कि सीढ़ियां इस जलकुंड में उतरने के लिए बनाई गई है और सुर्खी और चूने के मसाले से इसके भीतर की जो दीवारें हैं उनको बनाया गया है और लगभग यहाँ के जितने भी ये किले की दीवारें हैं उनको भी इसी तरीके से पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है जिससे ये बहुत मजबूत है। और अभी तक ये पत्थर आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं और भले ही जर्जर स्थिति में सही लेकिन फिर भी खड़े हुए हैं। तो अब हम जलकुंड के दूसरी तरफ के आवासीय कक्षों के मध्य में है, आप देख सकते हैं एक कक्ष यहाँ है और दूसरा यहाँ पर। लेकिन उस तरफ के आवासीय जो कक्ष है उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जुदा है। तो आप देखेंगे कि वो 2 कक्ष आपस में एक दरवाजे से जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों अलग अलग बने हुए और बीच में एक मजबूत दीवार है और 2 दरवाजे इस कक्ष में जाने के, एक यहाँ पर एक वहां पर और ठीक उसी प्रकार वहां पर और वहां पर इनको बनाया गया है। और 2 खिड़कियां हैं इन दोनों कक्षों के समीप, एक उस तरफ और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 4 आवासीय कक्ष इस किले के अंदर हमको मिले हैं और उसके समीप ही इसके जस्ट पीछे दूसरा जो द्वार है वहां का, वहां पे आप देख सकते हैं कि एक और जो कक्ष बनाया गया है जिसको प्रहरी कक्ष के नाम से यहाँ पर जाना। तो 4 आवासीय कक्ष के बाद ये जो कक्ष है इसको यहाँ पे एज ए प्रहरी कक्ष जो कि गार्ड रूम है उस नाम से यहाँ पे इसको जाना जाता है। ये सिंपल सा है ये कक्ष जो है प्रहरी कक्ष। और इस कक्ष के पास ही इस किले का दूसरा रास्ता है जो आप देखेंगे यहाँ पर, ये दूसरा रास्ता है और इस रास्ते में भी सीढ़ियां बनी हुई है आने जाने के लिए। लेकिन इस जो किला है इसका अधिकांश हिस्सा इस समय झाड़ी और घास से ढक चुका है, इसलिए काफी चीजें यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो ये इस किले का एक दूसरा महत्वपूर्ण रास्ता। और इसके समीप ही इस किले में ये मंदिर स्थापत्य की कुछ आकृतियां यहाँ पे दिख रही है और अगर इसको हम करीब से देखें तो हम देखेंगे कि ये चैत्य गवाक्ष के रूप में हमको दिख रही है और इस चैत्य गवाक्ष के जो मध्य में जो है एक शेर का अंकन किया गया है जिसको हम लोग कीर्ति मुख के रूप में भी स्थापत्य की विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसी के समीप जहाँ पर ये चैत्य गवाक्ष हमको मिले हैं एक और आकृति दिख रही है। तो अगर इस आकृति को और जो एक दुर्ग की विशेषताएं होती है कि वहां पर धार्मिक अनुष्ठान भी संपादित होते थे, तो अगर इस आकृति को अगर हम मंदिर से भी अगर हम जोड़ दें तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये बहुत खास चीज इस
परिसर में मौजूद है। ये चैत्य गवाक्ष जो कि मंदिर में शिखर के सम्मुख इनको आरोपित किया जाता था, और जो यहाँ के इतिहासकार जो मानते हैं, जो यहाँ की किताबों में है और बाहर पुरातत्व के बोर्ड में भी मेंशन है, और लगभग 9वीं सदी के आसपास इस चैत्य गवाक्ष का जो है सीमा निर्धारण, जो काल निर्धारण है, वो किया गया है। तो दोस्तों, ये था बाणासुर का किला, जिसको कोटापाई, कोट का पहिया यहाँ की स्थानीय भाषाओं में लोग जो इसे कहते हैं, या फिर कटौलगढ़ का किला अथवा कुटौलगढ़ का किला, जो कि एक बहुत मूर्धन्य विद्वान इस क्षेत्र के हैं, प्रोफेसर राम सिंह, उन्होंने अपनी काली कुमाऊं राग भाग में इस नामों से इस किले का जिक्र किया है। तो बहुत ही खूबसूरत ये किला था, बहुत ही बेजोड़ इसका स्थापत्य है, और एक सुदृढ़ किले की तमाम विशेषताएं इसमें मौजूद है। तो अभी भी ये अपने ध्वंसाशेषों पर खड़ा हुआ है, मजबूती से खड़ा हुआ है, और अपने बेहतर संरक्षण की बाट जोह रहा है। तो ये किला 1795 में गोरखा आधिपत्य में आया था, और उसके पश्चात जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को जीता, इस कुमाऊं के क्षेत्र को जीता, और उसके पश्चात ये किला अंग्रेजों के संरक्षण में आया। लेकिन जो वर्तमान समय में हम इस किले को देखते हैं, ये स्वरूप चंद राजाओं के द्वारा बनाया गया। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जो ये क्षेत्र है, ये चंपावत लोहा घाट का इधर का क्षेत्र, या फिर इसके आगे कुमाऊं का पूरा क्षेत्र, ये कभी चंद राजाओं के आधिपत्य में था, और बाद में गोरखों ने उनसे वो छीना, और उसके बाद वहां से सत्ता हस्तांतरित हुई अंग्रेजों को। तो चंद राजाओं का इस क्षेत्र पे एक आधिपत्य था, और जिस क्षेत्र में ये किला है, जो ये क्षेत्र है, जो ये सुई विशुंग पट्टी है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद शासकों के दरबार के 5 महत्वपूर्ण थोक इसी क्षेत्र के रहने वाले थे, जिनमें महारा, करायत, ढेक, देव और उसके साथ साथ फरतेयाल, ये 5 योद्धा जिनके शौर्य की गाथाएं अभी भी प्रचलित है, और बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने चंद शासकों के शासनकाल में दिया था। इसी क्षेत्र के वो निवासी थे। तो बाद में जब 1795 में यह क्षेत्र गोरखों के कब्जे में आ गया, और उसके बाद अंग्रेजों ने उनसे इस क्षेत्र को छीन लिया। तो इस प्रकार से जब अंग्रेजों के पास ये क्षेत्र आया, ये किला आया, तो इस किले का नाम पड़ा फोर्ट हेस्टिंग्स। ये ऐसा फैक्ट है जो बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। तो फोर्ट हेस्टिंग्स इस बाणासुर के किले को नाम दिया गया, और इसका उल्लेख किया है एक महत्वपूर्ण, एक विद्वान यूरोपियन हिस्टोरियन ने, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है इस उत्तराखंड पर, और अपनी पुस्तक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, हिमालयन गेजेटियर भाग 3 में, तो इस तीसरे भाग में उन्होंने इस बाणासुर के किले को नाम दिया फोर्ट हेस्टिंग्स। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है। तो देख सकते हैं आप ये कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये सुई बिशंग का क्षेत्र, जो 20 गांव का एक समूह है, और महत्वपूर्ण अधिकारी चंद शासकों के दरबार में इसी बिशंग गांव के थे। और ये एक इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो आने वाले समय में पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और बहुत सारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों की, धरोहरों की यहाँ पे भरमार है। चाहे वह खेती खान का सूर्य मंदिर हो, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे आपको मायावती आश्रम मिलेगा, जो स्वामी विवेकानंद की तपस्थली से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कोली ढेक झील का निर्माण भी किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके पश्चात यहाँ पे सुई में आदित्य महादेव का मंदिर है, यहाँ पे गलचौड़ा मंदिर है, जो अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक बिरखमों के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एबट माउंट है, यहाँ पे रीटा साहिब का क्षेत्र है, यहाँ के खूना बोरा में एक बहुत पुरानी मस्जिद है। तो सभी धर्म संप्रदायों से संबंधित सांस्कृतिक धरोहरें इस क्षेत्र में मौजूद है। उसके साथ साथ लोहा घाट प्रॉपर में भी अगर हम देखें तो ऋषेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक पड़ाव हुआ करता था। उसके साथ साथ यहाँ पर झुमाधुरी, देवीधार जैसे भी महत्वपूर्ण स्थल है। तो चंपावत लोहा घाट ये एक ऐसी सांस्कृतिक नगरी है जिसकी महिमा अपरंपार है। बस जरूरत है कि यहाँ के जितने भी ऐसे स्थल है, इनकी धार्मिक इंपोर्टेंस को सबके सामने लाने की। तो दोस्तों, ये था बाणासुर का किला, और आप लोगों ने देखा कितनी महत्वपूर्ण ये ऐतिहासिक धरोहर इस क्षेत्र में मौजूद है। लेकिन वर्तमान समय में इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है, और अब कोशिश होनी चाहिए कि हम सबको मिलकर, स्थानीय लोगों को मिलकर,
जो इससे संबंधित जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मंत्रालय है, जो डिपार्टमेंट्स है और जितने भी जनप्रतिनिधि है, हम सबको मिलकर ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और तभी इनकी जो ये ऐतिहासिक महत्व की जो चीजें हैं वो बची रह सकेंगी, संरक्षित रह सकेंगी और आगे आने वाली पीढ़ियां ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों को देख सकेंगी, उनका अध्ययन कर सकेंगी और बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिलेगी। अक्सर हम लोग ऐसी जगह आते हैं और उसके बाद एक एंजॉय करते हैं यहाँ पे, तो हमारी उसमें ये भी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे जो परिसर है, हमारे जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है, इन परिसरों को हम लोग स्वच्छ रखें, साफ रखें। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना फैलाए, कोई कूड़ा करकट ना फैलाए, जिससे ये ऐसी जगह जो है वो साफ रहे, स्वच्छ रहे और आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे और अपनी जो अपने वजूद है उसको बनाए रखे। तो इसी के साथ एक उम्मीद है कि हम लोग जरूर ऐसे जगहों को, ऐसे स्थानों को हम लोग बचाएंगे, उनको संरक्षित करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।